बिहार में भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने महागठबंधन पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष बार बार धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचा रहा है। तिवारी ने कहा कि राजनीति आस्था पर प्रहार करके नहीं की जानी चाहिए। उन्होंने आरोप लगाया कि महागठबंधन राम मंदिर, भगवान कृष्ण की मथुरा, काशी और सनातन आस्था का अपमान कर रहा है। तिवारी ने याद दिलाया कि राहुल गांधी ने छठ पर्व को नाटक कहा था, जो बिहार और पूर्वी भारत की भावनाओं का अपमान है। उन्होंने कहा कि जनता ऐसे नेताओं को आने वाले चुनावों में इसका जवाब देगी। देखिए, हम बार बार सबसे कहते हैं कि किसी की आस्था को चोट पहुंचा के कोई राजनीति नहीं कर सकता। महागठबंधन जिस प्रकार से राम मंदिर को आस्था को चोट पहुंचाता है, जैसे भगवान कृष्ण की मथुरा को, काशी को, और जिस प्रकार से हिंदू धर्म सत्य सनातन को ये लोग हमेशा अपमानित करते हैं, राहुल गांधी जी छठ को अपमानित करते हैं। मैं आज एक सवाल पूछ रहा हूं, वो महागठबंधन के सभी लोगों से आप जरा सा पूछिएगा, तेजस्वी बाबू से पूछिए, और खेसारी हमारे छोटे भाई हैं, व्यक्तिगत रूप से वो मेरा प्यारा भाई है, था और रहेगा, लेकिन जरा हमको बताएं कि राहुल गांधी ने छठ करने वालों को ड्रामा बोला है। क्या तेजस्वी बाबू राहुल गांधी से छुटकारा कर लेंगे? अगर नहीं करते हैं तो तेजस्वी बाबू की पार्टी भी तो कही जाएगी ना कि छठ मैया के त्योहार को ड्रामा बोल रहे हैं। आप बताइए, छठ के घाट पे जाना, छठ के व्रतियों के साथ जाना, छठ का प्रसाद मांग के खाना, ये कभी ड्रामा हो सकता है? तो राहुल गांधी ने जो अपमान किया है सत्य सनातन का, वैसे ही पूरा महागठबंधन कर रहा है। और मैं बार बार प्रार्थना करता हूं कि आप जाकर के बिहार की जनता को बताइए कि क्या इस तरह आस्था को चोट पहुंचा के आप राजनीति में वोट पाएंगे। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि कांग्रेस झूठ बोलने वाली पार्टी है। उनके मुताबिक कांग्रेस के नेता, आंकड़े और वादे सभी झूठे हैं। ठाकुर ने कहा कि सत्ता में आते ही कांग्रेस अपने वादों से मुकर जाती है, इसलिए जनता अब उनके भ्रम में नहीं आएगी। उन्होंने कहा कि बिहार की जनता अब जंगल राज नहीं मंगल राज चाहती है। लालू यादव के शासन में अपराध और भ्रष्टाचार चरम पर था, जबकि नीतीश कुमार और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बिहार विकास और स्थिरता की दिशा में आगे बढ़ रहा है। मुझे लगता है इससे बड़ा झूठ कौन बोलता है। एक बार नहीं, देश के जिस जिस राज्य में चुनाव हुआ, हिमाचल के कांग्रेस के नेताओं ने खुलकर झूठ बोला, क्योंकि उनके बड़े नेता राहुल गांधी जी भी भरपूर झूठ ही बोलते हैं। जिस पार्टी का शीर्ष नेता झूठ बोलता हो, झूठ बोलकर वोट बटोरता हो और सरकार बनाने के बाद भूल जाता हो, हिमाचल की 10 गारंटियां फेल हो गई, 3 लाख छोड़ो 30,000 महिलाओं को 1,500 रुपये नहीं मिला। और मैं मीडिया के मित्रों में खुली चुनौती देता हूं, अगर 3 लाख महिलाओं का आंकड़ा हिमाचल प्रदेश की सरकार दे दे तो उनको मेरा सलाम, नहीं तो वो अपना यहां पर इस्तीफा दे दे। मैं पूछना चाहता हूं, 21 लाख महिलाओं से उन्होंने वायदा किया, 18 साल से बड़ी कोई भी बेटी, कोई भी महिला है, उन सबको देना था, तो 21 लाख महिलाओं को तो मिला नहीं। 21 लाख है ज्यादा है भाई, पहली बैठक में देना था। 3 साल सरकार के होने को आगे, 3 साल में 3 लाख छोड़िए 30,000 महिलाओं को नहीं दे पाए। कांग्रेस एक झूठी पार्टी है, कांग्रेस के नेता झूठे हैं, कांग्रेस के आंकड़े झूठे हैं, कांग्रेस के वायदे झूठे हैं। ये झूठे वायदे करते हैं और फिर नजर नहीं आते हैं। अगर सत्ता पाते हैं तो मुकर जाते हैं। राहुल गांधी से लेकर कांग्रेस के नेताओं तक एक से एक बड़ा झूठा आज इस देश में घूम रहा है, और इस झूठों को अब बिहार की जनता सुनेगी नहीं, सुनाएगी। बिहार की जनता जंगल राज नहीं चाहती, मंगल राज चाहती है। जंगल राज लालू प्रसाद यादव का था, जहां हत्याएं थी, अपहरण था, फिरौती थी, बलात्कार की घटनाएं थी, टूटी सड़कें थी, लोगों का जीना मुश्किल था। आज नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी की सरकार में मंगल राज है, चकाचक सड़कें हैं, 4 लेन है, गंगा जी पे कई पुल हैं, और 50 लाख लोगों को रोजगार दिया है। बिहार की प्रति व्यक्ति आय 8,000 से बढ़ाकर 68,000 कर दी है। देश के सबसे तेज आगे बढ़ने वाले राज्यों में आज हमारा बिहार आता है। हमारा बिहार आगे बढ़ रहा है
और इसको और गति देने का काम भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार करेगी। राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात में कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल ने देश की एकता और अखंडता की नींव रखी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के समय में केवल एक पूर्व प्रधानमंत्री को समर्पित संग्रहालय था, जबकि उनकी सरकार ने सभी प्रधानमंत्रियों के योगदान को सम्मान देने के लिए प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया है। मोदी ने कहा कि स्टैच्यू ऑफ यूनिटी सरदार पटेल के सम्मान में निर्मित किया गया, जो देश की एकता और शक्ति का प्रतीक है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से एकता संकल्प और विकास के मार्ग पर आगे बढ़ने का आह्वान किया। हमने सरदार पटेल की स्टैच्यू ऑफ यूनिटी बनाई, हमने बाबा साहब के पंच तीर्थ बनवाए, दिल्ली में बाबा साहब का घर, उनका महापरिनिर्वाण स्थल कांग्रेस के दौर में उपेक्षा की वजह से दुर्दशा का शिकार था। हमने उस पवित्र स्थल को ऐतिहासिक मेमोरियल में बदला है। कांग्रेस के समय में सिर्फ एक पूर्व प्रधानमंत्री के नाम पर म्यूजियम था। हमने देश के अब जितने भी पीएम हुए हैं, उन सब के योगदान को समर्पित राजनीतिक छुआछूत से ऊपर उठ करके पीएम म्यूजियम बनाया है। हमने कर्पूरी ठाकुर जैसे जननायक को भारत रत्न दिया। पूरे जीवन कांग्रेस को समर्पित रहने वाले प्रणब दा को हमने भारत रत्न दिया और विरोधी विचार वाले मुलायम सिंह यादव जी जैसे नेता को भी हमने पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया। इन फैसलों के पीछे सोच यही थी कि राजनैतिक मतभेदों से ऊपर उठकर देश के लिए एकजुट होने की भावना मजबूत हो। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राष्ट्रीय एकता दिवस के अवसर पर कहा कि राज्य भर में एकता और आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वोकल फॉर लोकल और स्वदेशी अभियानों के जरिए कारीगरों व श्रमिकों को सशक्त बनाया जा रहा है। योगी ने कहा कि 50 जिलों में चल रहे ये कार्यक्रम युवाओं और समाज के सभी वर्गों को जोड़ रहे हैं। मुख्यमंत्री ने आह्वान किया कि एकजुट होकर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की दिशा में सभी को योगदान देना चाहिए। यही सरदार पटेल को सच्ची श्रद्धांजलि होगी। एकता के सूत्र में बनने के तो अनेक कार्यक्रम हो रहे हैं। हस्तशिल्पी और कारीगरों को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में भी स्वदेशी अभियान, वोकल फॉर लोकल के अभियान को भी मजबूती के साथ आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हो रहा है। उत्तर प्रदेश में आज सभी 75 जनपदों में ये राष्ट्रीय एकता दौड़ के साथ युवा और समाज के हर तबके का नागरिक जुड़ करके राष्ट्रीय अखंडता को सुदृढ़ बनाने के इस कार्यक्रम का हिस्सा बन रहा है। आप सभी लोग आज के इस अवसर पर इस कार्यक्रम का हिस्सा बने हैं। मैं आप सभी को इस अवसर पर अभिनंदन करता हूं। राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में पूरे प्रदेशवासियों को बधाई देता हूं और उन सबका आह्वान करता हूं कि हमें जाने अनजाने में राष्ट्रीय एकता को नुकसान पहुंचाने वाले उन कुत्सित प्रयासों को न केवल निंदा करनी चाहिए, बल्कि उसके खिलाफ समाज को जागरूक करके, जो समाज को परिवारवाद के आधार पर, जातिवाद के आधार पर, छुआछूत और अस्पृश्यता के आधार पर बांटने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ हम सबको मिलकर के राष्ट्रीय एकता को सुदृढ़ बनाने के अभियान के साथ सामाजिक एकता को सुदृढ़ करने के इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाना चाहिए। आज का यही संदेश है। आज के इस अवसर पर एक बार फिर से भारत माता के महान सपूत लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 150वीं जयंती के अवसर पर उनकी स्मृतियों को नमन करते हुए मैं प्रदेशवासियों की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के अवसर पर देश भर में एकता के संदेश से जुड़े कार्यक्रम हो रहे हैं। दिल्ली में इस आयोजन की शुरुआत केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रन फॉर यूनिटी को हरी झंडी दिखाकर की।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि सरदार पटेल एक महान व्यक्तित्व थे जिन्होंने राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपना जीवन समर्पित किया। उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है। देश भर में हजारों समारोहों के माध्यम से उनके आदर्शों और राष्ट्रीय एकता के संदेश को जन जन तक पहुंचाया जा रहा है। देखिए, सरदार साहब भारत की पृष्ठभूमि से वो शख्सियत जिसने हमेशा भारत को एकजुट करने में, भारत की एकता और अखंडता के लिए काम किया और इसीलिए शायद उन्हें लौह पुरुष की उपाधि मिली। और आज उनकी जन्म जयंती है, 150वां जन्म जयंती का ये वर्ष है। पूरे देश में हजारों उत्सव और कार्यक्रम रहेंगे। आज दिल्ली से इसकी शुरुआत हुई है और रन फॉर यूनिटी को फ्लैग ऑफ किया है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने, और दिल्ली सरकार भी भव्य कार्यक्रम, 2 दिवसीय भव्य कार्यक्रम जिसमें 25 जगहों के जल लेकर के पटेल चौक पे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की मूर्ति का स्नान किया जाएगा, जलाभिषेक किया जाएगा और उसके बाद एकता में अखंडता और जिस तरीके से भारत एक भारत श्रेष्ठ भारत के रूप में दिल्ली में दिखाई देता है, उस पर अनेकों आयोजन हम लाल किले पे करने वाले हैं। तो मैं पूरी दिल्ली को, पूरे देश को, सबको बधाई देती हूँ। हम सब इस अखंड भारत का हिस्सा हैं और अखंड भारत की एकता के लिए काम करें, यही हमारा संदेश है। राजद सांसद मनोज झा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा राजद और कांग्रेस की तुलना तेल और पानी से करने पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने सवाल उठाया कि प्रधानमंत्री के भाषण कौन लिखता है, क्योंकि ऐसे शब्द पद की गरिमा को ठेस पहुंचाते हैं। मनोज झा ने कहा कि प्रधानमंत्री नृत्य शब्द पर नाराज होते हैं जबकि मुजरा शब्द पर आपत्ति नहीं जताते। दोनों शब्द समान अर्थ वाले हैं। उन्होंने आग्रह किया कि प्रधानमंत्री अपने पद की गरिमा बनाए रखें और कहा कि बिहार किसी का आखिरी डिब्बा नहीं बनेगा, बल्कि आने वाले चुनाव में मजबूत भूमिका निभाएगा। मंत्री जी के भाषण कौन लिखता है? जो भी भाषण लिख रहा है वो प्रधानमंत्री के पद की गरिमा को गिरा रहा है। क्या बोल रहे थे 2 दिन पहले? कट्टा, क्रूरता, ये प्रधानमंत्री की जुबान है। नाचने पे बहुत बुरा लग गया, लेकिन मुजरा चलेगा। एक ही तरह के शब्द हैं, अलग अलग भाषाओं के शब्द हैं। आप मुजरा बोले तो बहुत बढ़िया, वाह 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 वाह, मुख्य धारा। प्रधानमंत्री जी चुनाव फिर होंगे, आप अपने पद और उस कद की गरिमा को बरकरार रखिए। चुनाव हम देख लेंगे। ये चुनाव बिहार लड़ रहा है, माफ कीजिएगा, अपनी पहचान के लिए। उसको रेलगाड़ी के डब्बे में पीछे का डब्बा नहीं बनना है, आगे इंजन के साथ रहना है। जैसे गुजरात है ना, प्रधानमंत्री जी इस पर क्यों नहीं कुछ बोलते? मैं क्या कहूं, वो तो सारा बवाल मच गया, प्रधानमंत्री जी फंस गए। वसुदेव घाट का नाम अगर बिस्लरी घाट कर दिया गया होता तो इतना बावेला ही नहीं मचता, आधुनिकता का भी बोध होता। बिहार में एनडीए ने चुनावी घोषणा करते हुए अति पिछड़े वर्ग के लोगों के लिए बड़ा वादा किया। उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा कि अगर एनडीए सत्ता में लौटता है तो अति पिछड़े वर्ग के लोगों को 10 लाख रुपए की सहायता दी जाएगी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया जाएगा जो उनके सामाजिक और आर्थिक उत्थान पर काम करेगा। चौधरी ने कहा कि एनडीए सरकार ने हमेशा समाज के कमजोर वर्गों के लिए काम किया है और आगे भी उनके सम्मान और सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। और तीसरा जो सबसे महत्वपूर्ण है, अति पिछड़ा वर्ग को आर्थिक और सामाजिक बल देना। अति पिछड़ा वर्ग के विभिन्न समूह तांती, ततमा, निषाद, मल्ला, केवट, गंगौता, बिंद, नोनिया, तेली, तमोली, बढ़ई, धानुक, लोहार, कुम्हार, नाई, शिल्पीकार, ठठेरा, माली, चंद्रवंशी, हलवाई, कानू, दांगी, तुराहा, आमद, केवट, राजवंशी, गड़ेरिया और इत्यादि को 10 लाख रुपए की सहायता देंगे। एवं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि हम सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करेंगे जो अति पिछड़ा वर्ग की विभिन्न जातियों के सामाजिक आर्थिक स्थिति का आकलन करके इन जातियों को सशक्तिकरण के लिए न्यायोचित कदम उठाने का सरकार को सुझाव देगी। कांग्रेस नेता उदित राज ने भाजपा पर सहयोगी दलों को कमजोर करने का आरोप लगाया।
उन्होंने कहा कि भाजपा ने महाराष्ट्र में शिवसेना को बर्बाद कर दिया और अब अन्य राज्यों में भी यही नीति अपना रही है। उदित राज ने स्पष्ट किया कि कांग्रेस अपने सहयोगियों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाती बल्कि गठबंधन की मजबूती में विश्वास रखती है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की सोच कांग्रेस को गलत तरीके से पेश करने की है। उदित राज ने दावा किया कि कांग्रेस का उद्देश्य बिहार चुनाव में राजद या किसी भी सहयोगी पार्टी की संभावनाओं को प्रभावित करना नहीं है। पीएम मोदी और बीजेपी ने शिवसेना को बर्बाद कर दिया और अकाली दल को खत्म कर दिया। वैसे सोचते हैं कि कांग्रेस है, कांग्रेस जिसके साथ में समझौता करती है, कांग्रेस का लाभ हो ना, लेकिन पार्टनर का लाभ जरूर हो जाता है। तो मोदी जी जैसे खुद करते हैं कांग्रेस के बारे में सोचते हैं, लेकिन ये इतिहास है, कांग्रेस ने समाजवादी पार्टी से या आरजेडी से आज से नहीं दशकों से समझौता करती आ रही है। कांग्रेस पार्टी ने कम खाया है लेकिन कम मांगा है, लेकिन जो दोस्त हैं उनके पीठ पर छुरा नहीं कभी भोंका। तो छुरा भोंकने वाले मोदी जी सोचते हैं जैसे वो कर रहे हैं वैसे कांग्रेस करती है, वो ऐसा नहीं। एनडीए के संकल्प पत्र को लेकर भाजपा सांसद रविशंकर प्रसाद ने कहा कि ये घोषणा पत्र समाज के हर वर्ग को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। उन्होंने बताया कि इसमें किसानों, पिछड़े और अत्यंत पिछड़े वर्गों के साथ साथ सामान्य वर्ग के विकास का भी स्पष्ट खाका है। प्रसाद ने कहा कि दस्तावेज में 1 करोड़ युवाओं को रोजगार देने और उद्यमिता को प्रोत्साहन देने के लिए कौशल विकास केंद्र स्थापित करने की योजना शामिल है। उन्होंने इसे वास्तविक विकास का रोड मैप बताया और कहा कि एनडीए की सरकार सभी के लिए समान अवसर सुनिश्चित करेगी। देखिए, एक बात समझिए, माननीय नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई में केंद्र सरकार और माननीय नीतीश कुमार की अगुवाई में एनडीए की बिहार सरकार गरीबों के लिए विशेष चिंता करती है। उपेक्षित, किसान, पिछड़े, अति पिछड़े, सामान्य वर्ग, ये मैनिफेस्टो सबों की चिंता करता है। लेकिन 1 करोड़ नौजवानों को नौकरी देना, उद्यमशीलता के लिए स्किल सेंटर बनाना और विशेष रूप से बड़ी संख्या में जो अति पिछड़े हैं उनके विकास के लिए एक सुप्रीम कोर्ट जज की अध्यक्षता में एक कमेटी बना करके उनके विकास का रोड मैप बनाना, इसे कहते हैं विकास। आईटी हब, उद्योग का जाल, ये जो सारी बातें इसमें आई हैं वो बहुत ही बिहार के विकास को एक प्रभावी भविष्य देती हैं। और जिस तरीके से अभी तक काम हुआ है उस काम को और आगे बढ़ाना है। केंद्र सरकार का सहयोग, प्रदेश सरकार का सहयोग, इन सबों के साथ मिलकर जिस प्रकार का ये मैनिफेस्टो आया है वो बहुत ही प्रभावी है। तो एनडीए का बहुत बहुत अभिनंदन। आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।